ठीक है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे पेट सिटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो बेसिकली मेरा मेन फोकस जानते हो क्या होगा कि ना, जो भी एग्जाम्स में ना, जो वाइवा में जो क्वेश्चन पूछते हैं और जो एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए आते हैं उसको एक्सप्लेन कर देना, ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी हो जाए। और वाइवा में चूंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर एनीवे आप जवाब दे ही सकते हो। ठीक है। सो मेरा प्रिपरेशन जो है उसी चीज़ पे बेस्ड है, तो ज़्यादातर फिगर ही होंगे इसमें। फिगर को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, डायग्राम्स, फिगर्स, टेबल्स, और फिर आप लोग उसको अपने से अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो एंड इट विल बिकम इजी फॉर यू पीपल। सो ये देखो, ये दो पेट सिटी स्कैनर का डायग्राम है। एक जो है वो सीमेंस का है, जो हमारा बायोग्राफ एमसीटी लगा हुआ है। यही यही मॉडल है बायोग्राफ सीमेंस का एमसीटी स्कैनर, राइट। ये है, और ये जो है जीई का पेट सिटी स्कैनर है। बायोग्राफ एमसीटी और पेट सिटी में दोनों में ही सीटी जो है पहले है, राइट, और उसके बाद इसका पेट की गैंट्री आती है, राइट। सबसे पहले फ्रंट में क्या आएगा, पेट सिटी स्कैनर विथ सिटी स्कैनर इन द फ्रंट ऑफ द गैंट्री एंड पेट स्कैनर बिहाइंड। CT allows anatomical image to be acquired, और पेट जो है वो मेटाबॉलिक इमेज जो है वो एक्वायर करने में मदद करता है। लाइक पेट से आप मेटाबॉलिक इमेज लेते हो, एक्वायर करते हो, और सीटी से एनाटॉमिकल इमेज, राइट। एंड इन acquired to be acquired in a study without repositioning of the patient। पेट सिटी दोनों गैंट्री एक साथ में है तो आपको पेशेंट को रीपोजिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। फ्रंट एंड में सीटी है, बैक एंड में पेट है, दोनों ही केस में। यहाँ पे भी देखो सीमेंस एमसीटी में इट इज ऑल्सो ए स्टेट ऑफ आर्ट हाइब्रिड पेट सिटी स्कैनर्स ऑफरिंग टाइम ऑफ लाइट टेक्नोलॉजी। क्या है? टाइम ऑफ लाइट एक टेक्नोलॉजी है। ये इसमें भी टाइम ऑफ लाइट है, जो हमारे यहाँ जो जी का स्कैनर लगा हुआ, दोनों में ही टाइम ऑफ लाइट कैपेबिलिटी है। ओके। ठीक है। और यहाँ पे एक लिख रहा है कि एमसीटी बेस्ड में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख रहा है कि पॉइंट स्प्रेड फंक्शन बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम है। इसमें जो इमेज रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम जो है बायोग्राफ एमसीटी में, वो पॉइंट स्प्रेड फंक्शन बेस्ड इमेज रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम है। एंड ए लार्ज एक्सियल एफओवी जो है, इसका एफओवी जो है वो लार्ज है, एक्सियल एफओवी लार्ज है, लगभग 72 सेंटीमीटर के आसपास का है, अराउंड। वो आपको स्पेसिफिकेशन जो है कुछ स्लाइड में, मतलब जब हम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन करेंगे तो एक्चुअल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बायोग्राफ एमसीटी का मैंने लेक्चर में इंक्लूड किया, वो वहाँ पे आप एग्जैक्ट फिगर देख सकते हो, राइट, विच हैज गॉट द लार्ज एफओवी। ओके। यहाँ पे क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में हम लोग पोजिट्रॉन लेवल्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल को इंजेक्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे F18 आपने किया, F18 जो पोजिट्रॉन इमिटर है, और उसको FDG के साथ लेवल करते हो तो F18 FDG बन गया, राइट। तो ये लेवल रेडियो फार्मास्यूटिकल हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो पोजिट्रॉन जो है, पोजिट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। जहाँ पर भी F18 है वो वहाँ से क्या करेगा, इट विल इमिट पोजिट्रॉन, राइट। उसके बाद इट ट्रेवल्स ए फ्यू मिलीमीटर्स and ionize many atoms before pairing with an electron। क्या बोले, जब ये पोजिट्रॉन इमिटर जो है जब यहाँ से निकलता है तो ये कई एटम्स को रास्ते में आयोनाइज करता है बिफोर इट पेयर्स विथ इलेक्ट्रॉन्स। जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलता है, तो जब पेयरिंग होती है इसका इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इट अंडरगोज एन इनहेलेशन इंटरेक्शंस। मतलब इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन बोथ गेट्स इनहेलेटेड
और इसकी जगह पे ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है हमें 511 केवी के 2 गामा फोटोन मिलते हैं बैक टू बैक, इसको बोलते हैं मीन्स 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शंस में। तो एक जो होगा वो इस डायरेक्शंस में जाएगा, दूसरा जो होगा वो इस डायरेक्शंस में जाएगा। और इन्हीं जो बैक टू बैक 180 डिग्री डायरेक्शंस में जो फोटोन्स निकलते हैं इन्हीं को डिटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक डिटेक्टर होगा जो डिटेक्ट करेगा, इधर की तरफ एक डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, और इसी जो डिटेक्टर पेयर होगा जहाँ पे इनका डिटेक्शन होगा उससे ही लाइन खींचते हैं और वो लाइन ऑफ रेस्पॉन्स बनता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे मोटा मोटी ये क्या बताया यहाँ पे कि पोजिट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट ट्रेवल्स फ्यू मिलीमीटर्स and ionizes many atoms before pairing with an electron and undergoing an inhalation interactions which produces a pair of 511 keV inhalation photons that travels in opposite directions। जो आपको फिगर में दिखा दिया कि ये पोजिट्रॉन है, पोजिट्रॉन ये ट्रेवल करता है, यहाँ पे आकर के इलेक्ट्रॉन से मिलता है। इसके पहले जो आयोनाइज करता है उस आयोनाइजेशन को यहाँ पे डिपिक्ट नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ इनहेलेशन पॉइंट को डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे आकर इनहेलेट होते हैं और ये 2 511 केवी के गामा फोटोन अपोजिट डायरेक्शंस में इमिट होते हैं। ठीक है, जो पेट के रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो है मोस्टली जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो या तो इन हाउस साइक्लोट्रॉन होता है लोगों के पास, नहीं तो ज्यादातर जिन लोगों को एफडीजी लेना है तो एफडीजी का हाफ लाइफ जो है 120 मिनट्स के आसपास का है, राइट, रफली 110 से 120 के बीच का है। तो वो बाहर से लोग भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, राइट, प्रोडक्शन होता है एंड दे ट्रांसपोर्ट टू द अदर साइट ऑल्सो। साइक्लोट्रॉन से प्रोडक्शन का प्रिंसिपल आपको पता है, बेसिकली इसमें एक आयन सोर्स होता है, राइट, जहाँ पे जिस आयन को हमें एक्सेलरेट करना होता है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये आयन सोर्स जो है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि आयन सोर्स को एक्सेलरेट करते हैं। और एक्सेलरेशन कैसे होता है, उसमें 2 डी होता है, डी है, ये क्या होता है, एक ये डी को आरएफ से कनेक्टेड होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड से उसको कनेक्ट किया जाता है। तो एक बार क्या होता है कि एक टाइम पे ये यदि पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होता है, राइट। और इस ढंग से ये सिंक्रोनाइज होते हैं डी कि यहाँ से आयन ट्रेवल किया, सपोज करो कि ये पॉजिटिव है, राइट, इसके अंदर जब तक रहेगा ये, जैसे ये बाहर निकलेगा इसकी उसकी पोलरिटी जो है रिवर्स हो जाएगी, राइट। तो ये क्या करता है, इधर की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसके चलते अट्रैक्ट हुआ, इसके अंदर गया, इधर जैसे यहाँ के एग्जिट के टाइम पे आएगा इसकी पोलरिटी रिवर्स होगी, जो अट्रैक्ट किया था अब उसको रिपेल करेगा। तो यहाँ की तरफ ये रिपेल होता है और यहाँ फिर उसी फोर्स से ये अट्रैक्ट भी करता है। तो इसकी वेलोसिटी ईच टर्न में बढ़ती जाती है और फाइनली ये इसका पाथवे भी जो है वो थोड़ा रेडियस जो है बढ़ते जाता है, राइट। और फाइनली जब मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करने का मतलब कि जब एनर्जी इनफ एनर्जी एक्वायर कर लेता है तब हम क्या करते हैं, उसको टारगेट पे जाकर के बम्बार्ड करते हैं। और वहाँ पे टारगेट पे बम्बार्ड करते हैं तो उस केस में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और उस न्यूक्लियर रिएक्शन के फलस्वरूप जो है क्या आपका रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस होता है। मोस्टली जो रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस होते हैं वो है आपके कार्बन 11, C11, अमोनिया 13, N13, नहीं या O15, गैलियम 68, रुबिडियम है और F18 है, राइट। ये है मतलब जो जनरली पोजिट्रॉन इमिटर जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होते हैं, जिसमें ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, F18 यूज करते हैं। हमारे यहाँ पहले जो होता था C11 भी होता था, अमोनिया N13 भी होता था प्रोडक्शन, और F18 का भी प्रोडक्शन होता था। राइट नाउ और साइक्लोट्रॉन इज नॉट वर्किंग, दैट यू आर अवेयर। यहाँ पे जो आपको याद रखना है और समझना है, जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है
वो क्या पूछता है कि मैक्सिमम एनर्जी रेंज कितना है, और ये मैक्सिमम एनर्जी रेंज ईच आइसोटोप का इन MeV दिया हुआ है। यहाँ पे देखो इसका जो है C11 का 0.96 MeV है, राइट, और अमोनिया का 1.19 है, O15 का 1.72 है, और गैलियम का 1.90 है, रुबिडियम का 3.35 है, और F18 का 6.635 है। जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें जो है किसका रिजोल्यूशन बढ़िया होगा, आगे आएगा क्वेश्चन किसका बढ़िया होगा। तो बेसिकली क्या होता क्या है कि जब हमने पहले वाला स्लाइड में दिखाया था कि जो पॉजिट्रॉन इमिटर से जो पॉजिट्रॉन निकलते हैं तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है बिफोर इनहेलेशन विथ इलेक्ट्रॉन। तो वो रेंज जो होगा वो कितना दूर ट्रेवल करेगा, वो रेंज किस चीज पे डिसाइड होगा, उसकी इनिशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम एनर्जी उसके पास कितनी है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, राइट। तो जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा, और जो ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा, ये जो रेंज जो होता है वो रेंज उसके रिजोल्यूशन को इफेक्ट करता है, समझ गए। तो जितना कम रेंज होगा उसका रिजोल्यूशन बेहतर होगा, एरर कम आएगा बेसिकली। तो ज्यादा होगा तो उसमें रिजोल्यूशन ज्यादा खराब होगा। तो उस केस में यदि गैलियम से हम कंपेयर करें और फ्लोरीन से कंपेयर करें तो किसका रिजोल्यूशन बढ़िया होगा, क्योंकि गैलियम फ्लोरीन की एनर्जी कम है 0.63 है, और गैलियम की कितनी है, गैलियम की 1.90 है एनर्जी। तो एनर्जी इमेज किसका बढ़िया होगा, फ्लोरीन का कंपेयर टू आयोडीन, सॉरी कंपेयर टू गैलियम 68, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा, एवरेज एनर्जी जो होती है वो हमेशा पॉजिट्रॉन की हो या बीटा पार्टिकल की हो, एवरेज एनर्जी जो होती है वो 1/3 होती है मैक्सिमम के। तो जो भी ये यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी दी हुई है उसका लगभग 1/3 जो होगा ये एनर्जी होगा, ठीक है। और एवरेज पेनिट्रेशन डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी मैंने बोला आपको कि जो ट्रेवल करेगा में वो किस पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो जिसका सबसे ज्यादा होगा वही ज्यादा ट्रेवल करेगा। जैसे देखो यहाँ पे रुबिडियम का सबसे ज्यादा था, तो रुबिडियम जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा 2.4 mm डिस्टेंस, राइट। और देखो यहाँ ये 0.35 mm ट्रेवल कर रहा है F18, और गैलियम जो है वो 1.1 mm ट्रेवल कर रहा है। इसलिए रिजोल्यूशन किसका बढ़िया है, फ्लोरीन का, जो कम ट्रेवल करेगा क्योंकि ये इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। वही है, उसके बाद मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो दिया हुआ है, एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो दिया हुआ है। और दूसरा जो है ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हाफ लाइफ उस आइसोटोप का कितना है, मिनट्स और आवर में। यहाँ पे गलती नहीं करना है, चाहे जैसे भी हो आपको याद करना है, याद करके जाना है। ये गलत करोगे तो कोई भी आपको माफ नहीं करने वाला आप लोगों को, ठीक है। तो कितना है, C11 का 20 मिनट्स है, अमोनिया का 10 मिनट हाफ लाइफ है 10 मिनट्स, और O15 का कितना है 124 सेकेंड्स में है, मतलब लगभग 2 मिनट्स के आसपास, ठीक है। और गैलियम 68 का 68 मिनट है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल याद है? रुबिडियम 82 का जो है 75 सेकंड लिखा है, होता है, ठीक है। जो भी होगा देख लेना, थोड़ा बहुत आगे पीछे कहीं दूसरी बुक में लिखा हो, ठीक है। 75 सेकंड से है, और F18 का 109 मिनट लिखा हुआ है, 110 मिनट्स 120 तक लोग बोलते हैं, तो 110 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ओके, राइट, करेक्ट। एक बार यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं, साइक्लोट्रॉन के बारे में क्या लिखा। हमें जो एक्सप्लेन करना था मैंने मोटा मोटी आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट ये भी इसलिए रीड कर देते हैं कि कम से कम जब भी आप डायग्राम बनाओ तो इतनी भी बात लिखते हो तो बहुत बड़ी बात आप बोल देते हो, मतलब कम से कम बेयर मिनिमम कुछ चीजें लिखनी चाहिए, और क्या लिखनी चाहिए उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। और इस देखना है इसमें जो जितनी भी बातें लिखी इतनी ही कम शब्दों में क्या लिखा है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं,
A cyclotron provides a method of producing positron emitting radiopharmaceuticals. Fine. It is a method of producing positron emitting radiopharmaceuticals. Negative hydrogen ions are generated by the ion source. ठीक है. A uniform magnetic field constrains the ions into the spiral orbit. ठीक है. Alternating electric field between the two d electrodes accelerates the ion beam. Once the ion beam has reached a sufficient energy, the beam passes through a thin carbon foil that strips the two electrons from the ions. उसमें से वो क्या करता है, स्ट्रिप कर लेता है दो आयंस को, yielding a energized beam of protons that can be used to irradiate a target of non-radioactive atoms to render them radioactive. ठीक है, clear? For example, a target of O18 can be irradiated by 11 MeV protons to produce F18. हमारा जो साइक्लोट्रॉन जो है वो 11 MeV का साइक्लोट्रॉन है. ठीक है, इसमें और तो कुछ नहीं एक्सप्लेन करना. क्लियर? आगे चलो. बहुत बढ़िया. ये सेम चीज रिपीटेड था रफली, थोड़ा बड़े में लिखा हुआ और कुछ नहीं, तो हम इसको स्किप कर जा रहे हैं. हाँ? क्योंकि ऑलरेडी उस स्लाइड पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया. नाउ पेट में जो रेडिएशन डिटेक्टर्स जो होता है, ये एक क्वेश्चन आता है, या तो शॉर्ट नोट्स में आएगा या मतलब 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है. ओके, कि पेट रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में लिखिए. तो उस केस में आपको क्या करना है वो समझना है. ये दो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों याद होना चाहिए आपको. एक तो तरीका आपके पास है कि दोनों टेबल को रिप्रोड्यूस कर दो याद करके. ठीक है, यदि कुछ ना भी लिखा, थोड़ा बहुत इसको कनेक्ट भी कर दिया, तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें सारी बात लिखी हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 जो भी लिखा हुआ है इधर, ये देख रहे हो, यहाँ पे 1 डिटरमिन्स एनर्जी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. करेक्ट? जैसे यहाँ पे देखोगे कि 1 लाइट आउटपुट है. राइट? समझ गए? मतलब यहाँ पे वो रीजन बता रहा है कि क्यों कोई चीज प्रेफर्ड होती है, उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए रेडिएशन डिटेक्टर्स के, कि क्यों लाइट आउटपुट यदि मान लो कि ज्यादा होगा तो लाइट आउटपुट से क्या डिटरमिन होता है. डिटरमिन क्या हो रहा है? लाइट आउटपुट डिटरमिन्स द एनर्जी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. अब आपको सोचना क्या है, एनर्जी और स्पेशल रेजोल्यूशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए. अच्छा होगा, जितना बढ़िया स्पेशल रेजोल्यूशन होगा उतनी ही छोटे ऑब्जेक्ट जो होंगे वो क्लियरली देख पाएंगे हम लोग, इमेज शार्प होगा. करेक्ट? तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए. अब लाइट आउटपुट से यदि डिसाइड होता है तो सबसे ज्यादा जिसका लाइट आउटपुट होगा वो प्रेफर्ड होगा. करेक्ट? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस विच वन विल बी प्रेफर्ड. तो देखो इसका ना एक हाईएस्ट दिया हुआ है, लोएस्ट दिया हुआ, हाई दिया हुआ है, वेरी हाई दिया हुआ है. राइट? तो लाइट, हाँ, जीएसओ का वेरी हाई दिया हुआ है, बहुत अच्छा लाइट आउटपुट होता है, लेकिन इसका हाईएस्ट है सोडियम आयोडाइड का, लेकिन एलवाईएसओ का भी हाई है. राइट? तो यदि मैं सिर्फ लाइट आउटपुट के बेसिस पे हम जाएंगे तो हमें सोडियम आयोडाइड थैलियम को हम प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड के प्रेफर होने के लिए भी बाकी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कॉस्ट है, इफेक्टिव डेंसिटी है, लाइट डीके टाइम्स है. दूसरा कमेंट्स यहाँ पर भी दें. तो एक ही फैक्टर ध्यान में नहीं रखते हैं, we take into consideration of multiple factors and then decides कि हमें कौन सा रेडिएशन डिटेक्टर्स चाहिए. उसी चीज के डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग. और आजकल मैक्सिमम जो प्रेफर्ड जो होता है वो एलएसओ नहीं तो एलवाईएसओ होता है. एक्चुअली में ये प्रेफर्ड क्रिस्टल है आपका, पेट डिटेक्टर्स हैं एलएसओ और एलवाईएसओ. राइट? अब देखो यहाँ पे एक है कि दूसरा क्या चाहिए हमको, डिटरमिन्स द सेंसिटिविटी. दूसरा पॉइंट जो है इफेक्टिव डेंसिटी जो है वो सेंसिटिविटी को डिटरमिन करता है. तो न्यूक्लियर मेडिसिन में अच्छे काउंट्स भी मुझे चाहिए, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा.
सेंसिटिविटी भी चाहिए, सेंसिटिविटी भी चाहिए और रिजोल्यूशन भी चाहिए। तो यदि मान लो कि मैं सेंसिटिविटी को कंसीडर करूंगा तो जिसका हाईएस्ट किसका है, देखो वीजीओ का है अगेन, समवट लोअर देन एलएसओ, जीएसओ का एलएसओ से ज्यादा है, लेकिन सेंसिटिविटी जो है इसकी भी एलएसओ और एलवाईएसओ की भी हाई है, राइट। तो देखो ये भी हाई हुआ, ये भी हाई हुआ, दो चीज इसका इंप्रूव हो गया, करेक्ट, मतलब उस स्टेट में आ गया। दूसरा, अब थर्ड है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड जो है वो लाइट डीके टाइम है, कि जो लाइट जैसे सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल के साथ या कोई किसी भी सिंटिलेटर के साथ जब गामा फोटोन इंटरेक्ट करता है तो अपनी जब एनर्जी डिपॉजिट करता है तो उससे लाइट इमिट होता है। तो जो लाइट इमिट होता है वो कितने देर तक रहेगा, कितना देर में फेड होकर के जीरो हो जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी यदि फेड होएगा, क्विक डिके होएगा, तो आपकी काउंटरेट कैपेबिलिटी बढ़ती है, समझ गए। तो हाई काउंटरेट कैपेबिलिटी चाहिए, मतलब ज्यादा एक्टिविटी रख करके भी पेशेंट का इमेजिंग हो सकता है, राइट। जब हाई एक्टिविटी होगा, मतलब हाई काउंटरेट कैपेबिलिटी होगा तो, और हाई काउंटरेट कैपेबिलिटी कब होगा, जब उसका डिके टाइम फास्ट होगा। ये वैल्यू लाइट डिके टाइम का वैल्यू ज्यादा होगा, कम होगा, सॉरी, हाँ कम होगा, ज्यादा मतलब कम होगा, बेसिकली इट्स वेरी मिनिमम, बिल्कुल फास्ट डिके होएगा, तो उस केस में आप ज्यादा काउंट कर सकते हो। तो वहां पे देखो वेरी शॉर्ट किसका है, एलवाईएसओ का है, एलवाईएसओ ने यहाँ पर भी ये किया। लेकिन यदि हम मान लो कि हम सोडियम आयोडाइड लेते हैं तो लॉन्ग लिखा है, राइट, बीजीओ का भी लॉन्ग है, तो यहाँ पे काउंटरेट कैपेबिलिटी घट जाएगी हमारी, वेरी शॉर्ट, उस केस में जीएसओ और एलवाईएसओ मेरे लिए बच पाता है, ओके। दूसरी चीज, यदि सोडियम आयोडाइड को हम देखते हैं तो हाइग्रोस्कोपिक है ये। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ये ना मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर से जो नहीं, वो क्या करता है, सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो वो क्या करेगा, बाहर का मॉइस्चर जो है लेकर के अब्सॉर्ब कर लेगा, तो क्रिस्टल जो होता है ना उसको स्वेल कर जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, तो उस समय पे ना लाइट के एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है, तो क्रिस्टल जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए ना उसको प्रेफर नहीं करते जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है। तो एक इसका डिमेरिट आ गया यहाँ पे, इसलिए नाउ इट इज नो लॉन्गर यूज्ड इन पेट एज ए पेट डिटेक्टर। बीजीओ डज नॉट सपोर्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, एक और भी प्रॉब्लम है बीजीओ के साथ, बीजीओ के साथ आप टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कर सकते। टाइम ऑफ फ्लाइट भी करने के लिए जरूरी है कि उसका वेरी शॉर्ट डिके टाइम होना चाहिए, जो लाइट जो डिके हो रहा है ना वेरी फास्ट डिके होना चाहिए, तो जिसमें फास्ट डिके होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट कैपेबिलिटी को सपोर्ट कर सकता है। तो दोनों ही केस में ये जो है टाइम ऑफ फ्लाइट को भी सपोर्ट करते हैं, इनका हाई मतलब लाइट इफिशियंसी, लाइट आउटपुट इफिशियंसी भी अच्छी है, डेंसिटी भी हाई है, और शॉर्ट डिके टाइम, वेरी शॉर्ट डिके टाइम है। सम पेटेंट डिस्प्यूट्स है इसके बारे में, एलएसओ और एलवाईएसओ के बारे में, वो हमें उससे, वो कंपनीज के अपने प्रॉब्लम है, राइट, बट उनके किसका पेटेंट है नहीं है वो एक इशूज एग्जिस्ट करता है। जीएसओ अगेन इट इज नो लॉन्गर यूज्ड, ठीक है। तो सबसे जो है इंपॉर्टेंट जो है एलएसओ और एलवाईएसओ है, यहाँ पे जो है आपको डेंसिटी दी हुई है, राइट, सबकी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी, मतलब गामा फोटोन को रोक पाएगा, स्टॉपिंग पावर उसका बहुत बढ़िया होगा, तो ज्यादा एब्जॉर्ब होएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होएगा, मतलब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी तो लाइट आउट में भी निकलेगा, एंड दैट्स व्हाई वी वांट कि इफेक्टिव डेंसिटी जो हो वो ज्यादा हो। तो ऐसे देखो वीजीओ की 7.1 है, जीएसओ की 6.7 है, और एलएसओ की 7.4, एलवाईएसओ की भी 7.4 है। तो देखो सबसे अच्छा इसका है, यही दोनों का है, डेंसिटी सबसे ज्यादा है, करेक्ट, इसलिए प्रेफर्ड होता है। फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, जेड क्यू डिवाइडेड बाई ई क्यू रफली, राइट। तो जेड क्यू जितना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की संभावना बढ़ती जाएगी।
ठीक है। उसके बाद इमिशन इंटेंसिटी रिलेटिव टू सोडियम आयोडाइड। अब देखो यहाँ पे जो लाइट आउटपुट का जो था वो उसको उसने कन्वर्ट किया कि 100% यदि लाइट आउटपुट जो है इमिशन इंटेंसिटी सोडियम आयोडाइड की है तो इसके कंपैरिजन में 15% बीजीओ का है, 25% जीएसओ का है, 75% एलएसओ का है और एलवाईएसओ का 80% है। तो लगभग 75-80% के आसपास में इसका 100% है, तो बेटर है एटलीस्ट एलवाईएसओ कंपेयर टू सोडियम आयोडाइड ऑल्सो। ठीक है। डीके टाइम अगेन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए हैं, यहाँ पे एनालॉग टर्म्स में दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव वो मतलब उसको क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं। तो आप दोनों टेबल को मिक्स मैच करके आप अपना आंसर लिख सकते हो, या दोनों टेबल याद कर लो तो आप इतने एक्सप्लेनेशंस दे सकते हो जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। राइट। यहाँ पे डीके टाइम जो है नैनो सेकंड्स में दिया हुआ है। तो सोडियम आयोडाइड थैलियम जो है उसका 230 नैनो सेकंड्स है, बीजीओ का 300 नैनो सेकंड्स है, जीएसओ का 30 to 45 नैनो सेकंड्स है, और एलएसओ 40 नैनो सेकंड और एलवाईएसओ का अगेन 40 नैनो सेकंड्स है। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे फिर उसका हर चीज का एब्रिविएशन दिया हुआ है। बीजीओ का क्या है, बिस्मथ जर्मिनेट। ये भी लोग पूछते हैं कि जैसे बीजीओ है तो बीजीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। जीएसओ का क्या है, गैडोलिनियम ऑर्थोसिलिकेट। एलएसओ ल्यूटीशियम ऑर्थोसिलिकेट। एलवाईएसओ सीरियम डोप्ड ल्यूटीशियम इट्रियम ऑर्थोसिलिकेट है। सीरियम डोप्ड ल्यूटीशियम इट्रियम ऑर्थोसिलिकेट। सोडियम आयोडाइड थैलियम का थैलियम डोप्ड सोडियम आयोडाइड, तो ये इसके नाम है। एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि पेट में कौन सा डिटेक्टर है जो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव भी है। एक क्वेश्चन पूछते हैं लोग, पेट का कौन सा रेडिएशन डिटेक्टर जो है जो हम लोग पेशेंट इमेजिंग के लिए करते हैं लेकिन वो डिटेक्टर ही रेडियो एक्टिव है। ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम आइसोटोप पढ़ते हो, ल्यूटीशियम से रोज इमेजिंग करते हो ना। देखो एलवाईएसओ में देखो क्या है, एलएसओ ल्यूटीशियम ऑर्थोसिलिकेट है, और एलवाईएसओ में ल्यूटीशियम सीरियम डोप्ड ल्यूटीशियम अगेन यहाँ पे ल्यूटीशियम इट्रियम ऑर्थोसिलिकेट है। तो एलएसओ और एलवाईएसओ में दोनों में ही ल्यूटीशियम है, करेक्ट। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इनमें रेडियो आइसोटोप ऑलरेडी ल्यूटीशियम के हैं जो रेडियो एक्टिव है। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। पेट स्कैनर डिजाइन। डिटेक्शन ऑफ द इनहेलेशन पेयर इन ए रिंग ऑफ डिटेक्टर्स, इट डिफाइंस द लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब यदि ए डिटेक्टर जो है यहाँ पे कोई फोटोन इनहेलेट हुआ, और सॉरी यहाँ पे ये आपका मान लो कि इनहेलेशन पॉइंट है, तो यहाँ से दो फोटोन जो है वो 180 डिग्री के अपोजिट में जाएंगे, राइट। तो एक जो है इधर की तरफ आएगा, एक इधर की तरफ आएगा। तो ये दो डिटेक्टर जो होंगे इस दो डिटेक्टर के बीच में, मतलब इस दो डिटेक्टर को पॉइंट मानते हुए, दो पॉइंट मानते हुए आप एक लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन जो बनेगा वो लाइन ऑफ रिस्पॉन्स बनेगा। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है। वही बोल रहे, डिटेक्शन ऑफ इनहेलेशन पेयर इन ए रिंग ऑफ डिटेक्टर डिफाइंस द लाइन ऑफ रिस्पॉन्स विच डिफाइंस ए लाइन थ्रू द डीके इवेंट लोकेशन। वो लाइन कहाँ से पास होना चाहिए, जो इवेंट जहाँ पे डीके हुआ था, इनहेलेशन पॉइंट था, वहां से पास होना चाहिए। दो डिटेक्टर 3 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट आपको डिटेक्टर पे इधर मिलेगा, इसका जस्ट अपोजिट डिटेक्टर, और तीसरा इवेंट लोकेशन। ये तीनों पॉइंट से होकर के जब लाइन खींचोगे तो ये लाइन जो बनेगा वो क्या बनेगा, लाइन ऑफ रिस्पॉन्स बनेगा। ओके। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इवेंट अलोंग द लाइन इज नॉट नोन। अब हमें लाइन ऑफ रिस्पॉन्स तो पता होता है, लेकिन इस पूरे लाइन पे कहां पे इवेंट हुआ है वो हमें पता नहीं होता, करेक्ट। यही बोल रहे हैं, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इवेंट अलोंग द लाइन इज नॉट नोन। हाउएवर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी एलओआर, यदि इस बहुत सारे एलओआर ले लें इस फील्ड ऑफ व्यू में, तब जाकर के उनको रिकंस्ट्रक्ट करें फ्रॉम मेनी एलओआर फ्रॉम डिफरेंट डिटेक्टर्स,
तब जाके क्या डिटरमिन होगा, विल डिटरमिन द लोकेशन के कहाँ पे इवेंट हुआ था। समझ गए क्या बोला कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी एलओआर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी एलओआर फ्रॉम डिफरेंट डिटेक्टर्स। जैसे मान लो कि एक डिटेक्टर तो यहाँ पे आ गया, राइट, और दूसरा सपोज करो कि एक डिटेक्टर ये ले लो आप, तो इसी का अपोजिट का एक डिटेक्टर जो होगा वो इधर की तरफ कहीं पे होगा, राइट। ऐसे करके आपको बहुत सारे एलओआर जब निकलेंगे, राइट, तब कहीं पे आप इवेंट लोकेशन कहीं भी, मतलब कि वो आप इवेंट जो होगा वो कहाँ पे हुआ था वो पॉइंट आप लोकेट कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज ये देखो, यहाँ पे हमने बोला कि एक एलओआर पे हमें पोजीशन नहीं पता चल रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या कॉन्सेप्ट हमें कहाँ पे मदद करने वाला है। यदि हम टाइम ऑफ फ्लाइट को इनकॉर्पोरेट करेंगे उस इंफॉर्मेशंस को, तो मुझे क्या मदद मिलेगी। ओके, सो द टाइम ऑफ फ्लाइट टाइमिंग रेजोल्यूशन इज अवेलेबल फॉर ऑन सम कमर्शियल अवेलेबल स्कैनर। लाइक अभी जो हमारा हमने बोला कि बायोग्राफ एमसीटी जो लगा हुआ है उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैपेबिलिटी है, right? So the new fast scintillation detectors allows a region between the two detectors to identify that the decay events occurred within several centimeters of the segment of an LOR, which improves the system performance. Basically क्या होता है कि यहाँ पे जो हमने बोला कि ये लाइन तो मुझे मिल गया LOR, राइट, लेकिन LOR में मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये कहां पे इवेंट हुआ होगा। समझ गए, यही प्रॉब्लम था। ये देखो, ये LOR मुझे पता है, राइट, लेकिन इस लाइन पे कहां इवेंट हुआ वो नहीं पता। लेकिन हम बोल रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो टाइमिंग रेजोल्यूशन यदि मैं यूज करूंगा तो उसको यूज करने से मुझे ये पता चल जाता है, वो लिमिट कर देता है कि इवेंट जो है इतनी ही दूर में हुआ। तो इतना दूर जो सर्च करना होता तो ज्यादा एरर होता लोकेट करने में, लेकिन यदि हमें पता है कि इतना ही दूर में कहीं ना कहीं इवेंट हुआ है तो एरर कम होगा। क्लियर कि इवेंट लोकेशंस में एरर कम होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब रिजोल्यूशन कैपेबिलिटी वाला स्कैनर यूज करते हो इसलिए उसका रिजोल्यूशन बेहतर होता है और इमेज भी बहुत शार्प बनते हैं। याद रखिएगा, उसकी इमेज क्वालिटी जो होती है, यदि टाइम ऑफ फ्लाइट को इंटीग्रेट करोगे उस इंफॉर्मेशन को व्हाइल रिकंस्ट्रक्टिंग द इमेज, तो क्या होगा, उसका इमेज जो होगा, इमेज क्वालिटी उसकी बेहतर होगी, शार्प होगी। जो भी डॉट जो भी होगा वो जो दूसरे में नहीं देख सकता वहां पे बिल्कुल ब्राइट की तरह दिखता है। ओके, और रिजोल्यूशन भी बोलते हैं थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है, बट आई डोंट नो कितना इंप्रूव होता है, लेकिन इमेज क्वालिटी जरूर शार्प हो जाती है, वो दिखता जरूर है क्लियरिटी के साथ। हो सकता है कि मैंने कुछ इमेजेस आगे इंक्लूड किया हो, वहां देखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट स्कैनर का यदि इमेज, तो वहां से और भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आगे चलो, पेट स्कैनर के डिटेक्टर कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या है। देखो, ये रिंग के फॉर्म में होता है। पहली चीज तो ये डिटेक्टर जो है वो आपका ऐसे होता है, रिंग के फॉर्म में होता है। देखिए, एक ये रिंग बना, ये वाला दिख रहा है, एक रिंग है जिसपे मेरा माउस जो है होवर कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा रिंग है, ये देख रहे हो। और ये रिंग जो है उसका तीसरा रिंग है। यहाँ पे भी एरो करके दिखाया रिंग 1, रिंग 1 ये है, ये रिंग 2 है और ये रिंग 3 है, ठीक है। ये तीनों जो है वो एकदम साथ एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो एक और चीज क्या दिखाया है, ये देख रहे हो, एक एक ऐसे करके ना ब्लॉक टाइप का बनाया गया, एक जीरो दिखाया, देख रहे हो, इतने दूर को एक साथ रखा, फिर इस एरिया को एक साथ रखा, दो, फिर तीसरा, इतने डिटेक्टर को एक साथ जोड़ दिया, चौथा, ऐसे करके यहाँ पे 11 ब्लॉक 12 ब्लॉक बनेगा, जीरो से काउंट करो तो इस रिंग में, समझ गए। और हर ब्लॉक में देखोगे, सपोज करो कि 9th ब्लॉक देखो, ये
ये 9th ब्लॉक में कितने डिटेक्टर है? 0 1, ये छोटे छोटे डिटेक्टर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिटेक्टर हो गए। हाँ ठीक है, 12 हो गए, समझ गए। तो 12 डिटेक्टर का एक साथ एक ग्रुप बन गया और इसको एक ब्लॉक बोलते हैं या एक मॉड्यूल बोलते हैं। वर्ड क्या बोलेंगे? आइदर विल से वन ब्लॉक या वन मॉड्यूल। वन ब्लॉक और वन मॉड्यूल में कितने डिटेक्टर है? ऐसे करके 12 डिटेक्टर्स है। क्लियर? यहाँ पे वही 3D स्कैनर का डायग्राम है। इट हैज 24 क्रिस्टल रिंग्स, इसमें बोल रहा है, इसमें टोटल जो है एक एग्जांपल दिया है कि 24 क्रिस्टल्स रिंग है, 24 रिंग है बेसिकली, विथ 384 क्रिस्टल पर रिंग। एक रिंग पे 384 क्रिस्टल्स हैं एंड 47 इमेज प्लेन्स इससे बनाए जा सकते हैं। मतलब 47 स्लाइस एक साथ बना सकते हो। 47 इमेज प्लेन मतलब इतने प्लेन्स बन सकते हैं, राइट? जैसे एक प्लेन काटते हो ना, एक प्लेन बना, दूसरा, ऐसे ऐसे करके 47 प्लेन्स जो है इससे के इमेज के बनाए जा सकते हैं। इट हैज 9216 इंडिविजुअल क्रिस्टल एलिमेंट्स एंड 576 पीएम ट्यूब्स है, राइट, इन 12 बकेट्स। ये 12 बकेट्स जो बोल रहा है वही जो मॉड्यूल बोला था आपको, राइट, कि वन मॉड्यूल, वन ब्लॉक, इसको लोग कई बार बकेट्स भी बोलते हैं अबाउट। तो ये 12 बकेट्स है, ये देखो 0 1 2 3 ऐसे करके 11, तो 12 हो गए। 12 बकेट। एक्सियल फील्ड ऑफ व्यू कितना है इसका? 16.2 सेंटीमीटर, जहां जिसका भी एक एग्जांपल लिया हुआ है। कोइंसिडेंस टाइम विंडो जो है वो 4.5 नैनो सेकेंड का दिया हुआ। तो याद रखिएगा एक चीज ना, कोइंसिडेंस, ये भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं जनरली कि कोइंसिडेंस टाइम विंडो रफली कितना होता है, तो नैनो सेकेंड के रेंज में याद रखिएगा। ये जो है 4.5 नैनो सेकेंड है। और दूसरा कि यहाँ पर एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन विंडो जो है, जैसे जैसे हम लोग टेक्नीशियम वाला जब करते हैं तो फोटो पिक रखते हैं ना, तो 140 प्लस माइनस 10%, तो 126 से लेकर के 150 तक हो जाता है। उसी तरह से 511 प्लस माइनस समथिंग होगा यहाँ पे। तो लोअर एनर्जी विंडो 350 केईवी का होता है और अपर एनर्जी लेवल जो है 650 केईवी का है। तो 350 केईवी से एबव और 650 केईवी से नीचे, मतलब कम, यदि फोटोन आता है तो उसको ये काउंट करेगा, कोइंसिडेंस मतलब वो लेगा। मतलब जैसे मान लो कि इंटरेक्ट हुआ तो इमिट तो हुआ था 511 केईवी का, राइट, तो लेकिन वो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग जो है वो उसकी एनर्जी जो है कम और ज्यादा हो सकती है, राइट, करेक्ट। तो उस केस में वो एक एनर्जी विंडो लगाते हैं पहले कि हमारा इमेज क्वालिटी जो हो वो नहीं, इमेज क्वालिटी अच्छी हो, सेंसिटिविटी चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन्स मुझे ज्यादा चाहिए, तो इसलिए एनर्जी विंडो को बना रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा इस एनर्जी विंडो में एक प्रॉब्लम आने वाला है। इससे क्या होगा? रैंडम भी इसके अंदर आएगा, रैंडम काउंट्स भी आएंगे, सिंगल इवेंट्स भी जो होंगे वो आगे चल के 2-2 3-3 वर्ड्स आएंगे। रैंडम कोइंसिडेंस आएगा, स्कैटर्ड कोइंसिडेंस विंडो आएगा, तो स्कैटर भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को, ओके। सो इसलिए यहाँ पे हमें स्कैटर करेक्शंस की बहुत जरूरत पड़ती है पेट में, पेट के इमेजेस में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या याद रखना था कि एनर्जी कोइंसिडेंस विंडो जो है वो इसका कितने से कितने के बीच में, 350 से 650 के बीच में होता है, और कोइंसिडेंस टाइम विंडो जो है 4.5 नैनो सेकेंड्स का है। मतलब कि एक जो इवेंट हुआ, एक डिटेक्टर को हिट किया यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और अपोजिट वाले डिटेक्टर को जो हिट कर रहा है वहां पर भी एक टाइम स्टैंप लगेगा, तो दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस जो होना चाहिए वो 4.5 नैनो सेकेंड से यदि कम का होगा तब उसको मानेगा कि साइमल्टेनियसली डिटेक्शन हुआ था। इससे ज्यादा होगा तो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, मतलब उसको कोइंसिडेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर? डिटेक्टर का जो डिजाइन जो होता है, जो ब्लॉक्स जो बने होते हैं ना, ये जो अलग अलग क्रिस्टल जो दिख रहे थे आपको,
वहां पे दिखाया था ना कि इतने इतने क्रिस्टल होते हैं। ये कैसे बनते हैं? दो तरह का डिजाइन है, एक कट ब्लॉक डिटेक्टर्स जो है डिजाइन, उसमें क्या होता है, कट ब्लॉक डिटेक्टर फॉर्म फ्रॉम वन क्रिस्टल विथ पार्शियल कट टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ मेनी स्मॉल क्रिस्टल्स। उसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा क्रिस्टल लेते हैं और उसको ना काटते जाते हैं, आरी से काटते हैं इसको पार्शियली। तो ऐसे इस ढंग से इसको काटते हैं कि देखो इधर से काटा एक लाइन, फिर इधर से काटा, तो ये एक सिंगल क्रिस्टल एलिमेंट बन जाता है। अलग नहीं काटा है, उसी के अंदर काट के छोड़ दिया। आप समझ पा रहे हो? एक बड़ा लिया ब्लॉक, उसको अंदर अंदर ही ऐसे ऐसे काटा कि वो सारे इंडिविजुअल क्रिस्टल की तरह दिख रहे हैं। और दूसरा डिजाइन क्या है, और उसके बाद इधर पीछे की तरफ 4 पीएम ट्यूब लगे होते हैं। एक ब्लॉक में इतने सारे डिटेक्टर आ गए और इस ब्लॉक के पीछे 4 पीएम ट्यूब लग रहे हैं। पीएम ट्यूब 1, पीएम ट्यूब लाइक पीएमटी ए लिखा है, पीएमटी बी, पीएमटी सी एंड पीएमटी डी पीछे पड़ा हुआ है, पीछे इसके पीछे जो छुपा हुआ है। पीछे 4 पीएमटी, मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे 3D आपको व्यू करना हो, तो ये जो है ये आपका डिटेक्टर है, राइट, और इसके ऊपर 4 पीएम ट्यूब लगा दिए, एक इधर एक इधर एक इधर, और इसको कट किया है, आरी से काट दिया ताकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरह दिखे। दूसरा डिजाइन जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन डिजाइन ब्लॉक है। एक तरह का ये कट ब्लॉक डिटेक्टर था। यहाँ पे फील होता है कि अलग अलग है, लेकिन पार्शियल कट दिया। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन डिजाइन ब्लॉक है, इज मेड फ्रॉम ए स्मॉल इंडिविजुअल क्रिस्टल्स, मतलब उसमें अलग अलग क्रिस्टल लेते ही हैं। जैसे एक क्रिस्टल लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, ऐसे ऐसे करके लंबा लंबा क्रिस्टल लेके काट लिया, उसको क्या है। और ईच क्रिस्टल जो है, ईच wrapped with a certain amount of light reflector, और उसको क्या करते हैं, इसको wrap कर देते हैं इस क्रिस्टल को। और कौन सा मटेरियल होता है, वो लाइट रिफ्लेक्टर होता है, कि इसके अंदर जब गामा फोटोन इंटरेक्ट करेगा, राइट, तो लाइट इससे बाहर ना जाए, इसी के अंदर वापस आ जाए। समझ गए? और वो लाइट जो है पीएम ट्यूब के तरफ जाकर के ट्रेवल हो। वो आगे और एक डायग्राम दिखाएंगे कि जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे गामा फोटोन हिट करता है और लाइट जो है रिफ्लेक्टर से वापस आकर के और फिर पीएम ट्यूब की तरफ जाता है। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद ये सारे को जोड़ते हैं, each wrapped with certain amount of light reflector to distribute the light to the 4 pm tube, और चारों पीएम ट्यूब तक लाइट पहुंचती है। इस ढंग से वो रैप्ट होते हैं और इस ढंग से इसको जोड़ते हैं कि एक पे भी होगा तो सब पे कुछ ना कुछ लाइट जाएगा, ए वाले को भी मिलेगा, बी वाले को भी मिलेगा लाइट, सी वाले को भी मिलेगा, फिर डी वाले को भी मिलेगा। बोथ ब्लॉक डिजाइंस accomplish the same कंटिन्यू तो है, चल रहा है। ओके, both block designs accomplish the same reflective distribution of light to 4 pm tubes that can then determine which crystal element within the block detected the scintillation event, right। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो भी ब्लॉक, दोनों का पर्पस एक ही है, एक काम एक ही तरह से करता है। इसका मेन काम क्या है कि एक एक डिटेक्टर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और पीएम ट्यूब को जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आइदर यू यूज कट ब्लॉक या आप रिफ्लेक्टर ब्लॉक डिजाइन यूज करें, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट। और ये जो पीएम ट्यूब जो हर मतलब एक क्रिस्टल पे भी इंटरेक्शन होगा तो लाइट विल बी शेयर्ड अमॉन्ग ऑल 4 पीएम ट्यूब्स, और जो चारों पीएम ट्यूब को जो सिग्नल मिलेगा उसी सिग्नल के बेसिस पे इवेंट डिटर्मिनेशन होगा कि कौन से क्रिस्टल एलिमेंट्स पे इवेंट हुआ था, विच क्रिस्टल एलिमेंट्स हैज रिसीव्ड द गामा फोटोन, ठीक है, या गामा फोटोन हैज इंटरेक्टेड विथ विच क्रिस्टल एलिमेंट्स, वो डिटरमिन कर लेते हैं। ओके, और ये जो डायग्राम जो दिखाया वो किसका, बीजीओ का दिखाया है। मतलब बीजीओ के दोनों ही डायरेक्शन, दोनों मतलब जो बिस्मथ जर्मिनेट जो है, राइट, जो क्रिस्टल जो है वो
उसी का कट ब्लॉक डिटेक्टर डिजाइन और उसी का रिफ्लेक्शन डिजाइन ब्लॉक हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है जी, ओके। देखो यहीं पे यहीं पे दिखाया हुआ डायग्राम, यहाँ पे इधर से क्या है कि गामा फोटोन जो है एक क्रिस्टल एलिमेंट्स को हिट कर रहा है, और देख रहे हो लाइट जो है ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट जो बना दिया था, चाहे कट से बनाया या रैप करके बनाया था, राइट। वो देख रहे हो लाइट जो है इसके तरफ नहीं जा रहा, दूसरा कोई लाइट नहीं रिसीव कर रहा, मतलब इस क्रिस्टल पे यदि इंटरेक्शन हुआ तो यहीं से क्रिस्टल जो है लाइट जो है ट्रांसमिट होते हुए वो यहाँ पे आकर के लास्ट में जाके फैल रहा है, देख रहे हो। और ये जो लाइट जो फैला हुआ जो यहाँ पे दिखा रहा है, उसी के चलते ये चारों पीएम ट्यूब को जो यहाँ पे बी और डी ही दिखाया है, इसके पीछे जो है ए और सी जो लगे हुए हैं उनको भी लाइट रिसीव होता है। और एक्स पोजिशन इज डिटरमिन डिवाइडेड बाई एक्स पोजिशन जो डिटरमिन करते हैं इज इक्वल टू बी प्लस डी, बी और डी को कितना लाइट मिला डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब टोटल लाइट कितना आया था, ऐसे करके पोजिशन डिटरमिन कर लेते हैं। वही बोला लाइट फ्रॉम a scintillation event in a single crystal elements is distributed by the reflective surface onto the photomultiplier tubes in a specific pattern। वो एक specific pattern इसमें आ रहा है ना लाइट। Analysis of the pulse strength, मतलब pulse strength मतलब कितना लाइट आया वो, from each PM tube is used to determine the x और y location of the photon। ठीक है जी। तो अब हम यहीं पे रोक देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, राइट, ओके, थैंक यू। यहाँ से शुरू करेंगे अब आगे, यहाँ तक तो ठीक है ना, और कुछ पूछना है नहीं तो हम बंद करते हैं, राइट, ओके, थैंक यू।